Dear learners, I hope you all are doing very well. I am here with another video lecture on the topic endocrinology. This particular video is based on all the details you must know about the thyroid gland. I have also incorporated several multiple choice questions to clear your concept. So like, share and subscribe my channel to get more such videos. Now let's discuss the basic features and function of thyroid gland. So basically, thyroid gland is butterfly shaped gland. It means it has somewhat features and shape like this. And also it is located on the ventral surface of the trachea. It means it is located onto the front of the trachea. And its function is to secrete mainly three hormones, that is T4, T3 and calcitonin. So the basic function of thyroid gland is to regulate metabolic rate. I will discuss this in detail in the later slides, but the basic function of thyroid gland is to regulate our basal metabolic rate, and then that increased basal metabolic rate is responsible for so many regulation and different kind of activities in the body. You can see here in this figure also that the thyroid gland is situated in the front of the neck, and also it is situated above the trachea and below the larynx. It means its basic position is above the trachea and below the larynx. Also it has two lobes. If you can see here, it has two lobes which is connected through a structure known as isthmus. Isthmus connects these two lobes, and these tiny glands are known as parathyroid gland. This has been frequently asked that what is the name of those four glands which are situated in the two lobes of thyroid gland. So this is known as parathyroid gland, which is responsible for calcitonin secretion, and these are very much tiny. थायराइड ग्लैंड के थोड़ा सा एनाटॉमिकल फीचर्स देख लेते हैं. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत सारे फॉलिकल्स से मिलके बना हुआ है. दीज ऑल आर फॉलिकल्स. जो फॉलिकल्स होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए. यहाँ पे आपको जितने भी सर्कुलर दिख रहे हैं वो क्या हैं? फॉलिकल्स हैं. और ये जो येलोइश पोर्शन दिख रहा है वो है कोलॉइड. यानी कि बहुत सारे एसेंशियल प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो रहते हैं वो कोलॉइड में सिचुएटेड रहते हैं, जो कि अल्टीमेटली थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में काम आते हैं. जो फॉलिकुलर सेल आप देख रहे हैं उसके जो आउटर सरफेस पे जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल, वो कैसी होती हैं? वो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं. क्योंकि इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच सेल्स आर प्रेजेंट इन दी फॉलिकुलर सेल, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट इन दी फॉलिकुलर सेल. तो बेसिकली क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. एंड ऑल्सो कुछ कुछ सेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं सी सेल. जो सी सेल होता है वो उसे रिस्पॉन्सिबल है कैल्सिटोनिन प्रोडक्शन के लिए, और उसे पैराफॉलिकुलर सेल भी कहा जाता है. अगर मैं थायराइड ग्लैंड का सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो येलोइश सेल दिख रही है वो सी सेल है. वो सी सेल है. सी सेल यानी पैराफॉलिकुलर सेल, जो कि कैल्सिटोनिन सिक्रेट करेंगे. और यहाँ पे जो दो और मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, ये दोनों वो क्या है? फॉलिकुलर सेल हैं. फॉलिकुलर सेल में ये जो सिंगल लेयर ब्लू कलर के जो सेल्स दिख रहे हैं वो क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, CEC, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स. और ये जो ऑरेंजिश दिख रहा है वो क्या है? कोलॉइड है. यानी कि एक सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर हम लोग बना के देखेंगे तो ये इजीली हमारे माइंड में भी रिटेन रहेगा हमेशा के लिए कि थायराइड ग्लैंड के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक फॉलिकल होता है. फॉलिकल का आउटर लेयर जो होता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बनता है. उसके अंदर कोलॉइड होता है. कोलॉइड के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए, वो सारे एग्जिस्ट होते हैं.
यानी कि कोलॉइड में ही सारा चीज़, जो ये ऑरेंजिश पोर्शन है वो ही सारा काम करता है, यानी कि उसी के जो भी कंपोनेंट्स हमें चाहिए एक एंजाइम बनाने के लिए, थायराइड हार्मोन एंजाइम बनाने के लिए, वो सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं. नाउ लेट्स लर्न दैट हाउ थायराइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द थायराइड फॉलिकल्स. So basically, for the synthesis, 3 components are required. One is the thyroglobulin, the second one is enzyme, and the third one is iodide, which is also known as ionized form of iodine. So basically, all these 3 components are present in the colloid of the follicular cell. This question is also asked in various competitive examination, that the 3 essential structural components are located in which part of the follicular cell. So basically जो 3 components है जो थायराइड हार्मोन को बनाने में हेल्प करते हैं या उनसे ये हार्मोन बनता है, वो लोकेटेड होते हैं कोलॉइड में. Now let's discuss the major portion, that is how thyroid hormones are synthesized by the follicular cells of the thyroid gland. So basically the precursor cell of thyroid hormone, which is also known as thyroglobulin, यानी कि जिनसे थायराइड हार्मोन बनता है या जिसे हम थायराइड प्रिकर्सर सेल्स बोल सकते हैं, उसे कहते हैं थायरोग्लोबुलिन. जो थायरोग्लोबुलिन है वो एक बेसिक प्राइमरी प्रोटीन है जो कोलॉइड में प्रेजेंट होता है. अब एज इट इज़ अ प्रोटीन, इट हैज़ सो मेनी अमीनो एसिड, एंड इन दैट अमीनो एसिड ऑल्सो देयर आर सो मेनी टायरोसिन रेसिड्यूज जिनमें आयोडीन जाके बाइंड होता है. यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत सारा आयोडीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. आयोडीन हमारे ब्लड में कहाँ से आया? थ्रू आवर डाइट. वहाँ से आयोडीन फेगोसाइटोसिस के थ्रू टायरोसिन रेसिड्यू में, यानी कि फॉलिकुलर सेल में एंटर होता है. फॉलिकुलर सेल में हमारे थायरोग्लोबुलिन है. थायरोग्लोबुलिन में आयोडीन जो है वो टायरोसिन रेसिड्यू में बाइंड हो जाता है. बाइंड होने के बाद में 2 सिचुएशन हो सकती है. अगर सिर्फ एक ही टायरोसिन रेसिड्यू बाइंड हुआ है तो उसे हम कहेंगे मोनो आयोडो टायरोसिन, यानी कि MIT. लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक टायरोसिन के बजाय 2 टायरोसिन सेम थायरोग्लोबुलिन में बाइंड हो, यानी कि अगर 2 टायरोसिन बाइंड होगा तो उसे कहेंगे डाई आयोडो टायरोसिन, इन शॉर्ट DIT. इट मीन्स कि जो भी थायरोग्लोबुलिन हमारे फॉलिकुलर सेल में प्रेजेंट है उसमें एक टायरोसिन भी बाइंड हो सकता है और 2 टायरोसिन भी बाइंड हो सकता है. तो उसका नाम भी अकॉर्डिंगली, फॉर 1 टायरोसिन MIT एंड फॉर 2 टायरोसिन दैट इज़ DIT. बाइंड होने के बाद सपोज किसी एक थायरोग्लोबुलिन में हमारे 2 टायरोसिन रेसिड्यू बाइंड हो गए. उसके बाद क्या होता है, दोनों ही टायरोसिन बाइंडेड जो टायरोसिन रेसिड्यू रहते हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. इट मीन्स कि जो 2 टायरोसिन रेसिड्यू हैं हमारे सेम थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में, उसमें क्या होता है, कपलिंग हो जाती है दोनों ही टायरोसिनेटेड रेसिड्यू की थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड. ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपलिंग किस बॉन्ड के थ्रू होती है. तो जो कपलिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होती है. ऑन द बेसिस ऑफ आयोडीनेशन देयर आर सर्टेन फैक्ट्स विच आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हमने बात किया कि एक टायरोसिन रेसिड्यू भी आयोडीनेट हो सकता है, 2 टायरोसिन रेसिड्यू भी आयोडीनेट हो सकता है. अगर 2 टायरोसिन रेसिड्यू आयोडीनेट होता है, इट मीन्स डाई आयोडो टायरोसिन, तो उसे हम कहते हैं 2 + 2 से आप याद रख सकते हैं टेट्रा आयोडो थायरोनिन. इट मीन्स T4 जो है, T4 नाम कैसे पड़ा? T4 यानी कि उसमें 4 टायरोसिन रेसिड्यू आयोडीनेट होते हैं, जिसका पोजीशन को अगर हम लोग देखें तो 3, 5 टेट्रा आयोडो थायरोनिन. तो ये एक कंडीशन बन गई. एक और कंडीशन हो सकती है जिसमें एक DIT हो और एक MIT हो. लेट मी जस्ट क्लियर इट टू ऑल ऑफ यू. सपोज कि एक थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है जिसके पास 2 टायरोसिन है. 2 टायरोसिन है. सपोज कि पहले वाले टायरोसिन में 2 आयोडीन मॉलिक्यूल आके बाइंड हो गए और जो ये सेकेंड वाला है उसमें एक ही आयोडीन आके बाइंड हुआ और इसमें 2 आयोडीन बाइंड हो गए. इट मीन्स 2 + 1 3 आयोडीन हो गए. तो इसको बोला जाता है T3. इट मीन्स 1 DIT and 1 MIT. Now third condition also exists in which 2 MIT
थर्ड कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन वो स्ट्रक्चरल रीजंस की वजह से एग्जिस्ट नहीं होता है, यानी कि दो MIT बाइंड नहीं हो सकती, यानी कि दो MIT के बीच में कपलिंग नहीं हो सकती। तो इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि T4 क्या है, T3 क्या है। T4 मीन्स दो DIT कपल्ड हो गए हैं, जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है। और T3 क्या होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, इन विच वन DIT एग्जिस्ट एंड वन MIT एग्जिस्ट। जो दोनों ही हार्मोन्स होते हैं T4 और T3, वो क्या होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं। इट मीन्स लिपिड लविंग होते हैं, और इसी रीज़न की वजह से दे आर कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द लिपिड बाइलेयर। इट मीन्स कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ईजिली क्रॉस हो सकते हैं बिकॉज दे आर लिपोफिलिक इन नेचर। अब जैसे ही आयोडिनेशन हुआ, T3 और T4 का फॉर्मेशन तो हो जाता है, लेकिन उसका एक्टिवेशन नहीं होता है। एक्टिवेशन क्यों नहीं होता है, एक्टिवेशन हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो थायरोग्लोबुलिन में जो सिंथेसिस हुआ है थायराइड हार्मोन का, वो वहीं पे ही अटैच्ड रहते हैं कोलॉइड में ही अप टू 3 मंथ्स के लिए, और उसके बाद उसका एक्टिवेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन, आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, as we have already read that those synthesized hormones reside in the colloid of the follicular cell, so it's need to be activated, or it's need to be released from the follicle cell to the outside of the thyroid gland follicular cell, so that it can perform its function। यानी कि सिंथेसिस के बाद में जो थायराइड हार्मोन बना है, उसे फॉलिकुलर सेल से निकलना होगा बाहर, और उसे अपना फंक्शन परफॉर्म करना होगा। उसके लिए क्या होता है, एक हार्मोन है जिसे कहते हैं TSH। TSH इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH इज़ रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड ये कहाँ रिलीज़ होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होता है। और ये कहाँ जाके बाइंड करता है, एज इट इज़ अ हार्मोन, इट हैज़ सर्टेन रिसेप्टर्स थ्रू विच द बाइंडिंग टेक्स प्लेस। तो ये क्या होता है, फॉलिकुलर सेल पे सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे TSH जाके बाइंड करता है। TSH गया कहाँ पे, फॉलिकुलर सेल के रिसेप्टर पे बाइंड किया, फिर उसके बाद साइक्लिक AMP पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉस्फोरिलेशन के लिए। CMP पाथवे एक्टिवेट हुआ, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉस्फोराइलेशन के लिए, यानी कि जो भी हमारे प्रोटीन्स है, फॉलिकुलर प्रोटीन जो रिस्पॉन्सिबल है थायराइड हार्मोन के रिलीज़ के लिए आउटसाइड ऑफ द फॉलिकुलर सेल, तो वो सारे एक्टिवेट होते हैं फॉस्फोरिलेशन से। और फॉस्फोरिलेशन कैसे होता है, साइक्लिक AMP के एक्टिवेशन से। एंड ऑल्सो एक और मेथड होता है जो थायराइड हार्मोन के रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे बोलते हैं फेगोसोम मीडिएटेड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। इसमें क्या होता है, फेगोसोम इज़ नथिंग बट द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इन विच आयोडीनेटेड थायरोग्लोबुलिन एग्जिस्ट इन द लाइसोसोम। हमें पता है लाइसोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इट मीन इट हैज़ सो मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोलेजेस। तो ये क्या करता है, आयोडीनेटेड थायरोग्लोबुलिन जो है वो लाइसोसोम के साथ में मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे हम कहते हैं फेगोसोम। वो फेगोसोम क्या करता है, चूँकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, तो वो मेम्ब्रेन को रप्चर करता है और थायराइड हार्मोन को रिलीज़ करता है। तो ये दो मेथड्स हैं, इट मीन्स थ्रू फेगोसोम मीडिएटेड एंड ऑल्सो थ्रू साइक्लिक AMP एक्टिवेशन। सो आई होप इट इज़ क्लियर। And this structure also I will explain to you very quickly. This yellowish portion is colloid, and हमने अभी जस्ट पढ़ा कि कोलॉइड में ही तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, यानी कि थायरोग्लोबुलिन जो है वो भी कोलॉइड में ही प्रेजेंट है, और जो एंजाइम्स चाहिए हमें वो भी प्रेजेंट है, और आयोडाइड भी प्रेजेंट है, यानी कि आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ आयोडीन भी हमें कोलॉइड्स में ही मिलता है। वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू ब्लड से एंटर होता है। अब जैसे ये तीनों चीज़ें हमें दिखती हैं एक ही जगह पे, इनिशिएट होता है प्रोसेस। कैसे प्रोसेस इनिशिएट होगा, यानी कि आयोडीन का एडिशन होगा। आयोडीन कहाँ जाके बाइंड करेगा, टायरोसिन रेसिड्यू पे, और उसके बाद ही जैसे ही आयोडिनेट हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच आयोडीन इज एडेड टू द टायरोसिन रेसिड्यू T3 और
T4 अकॉर्डिंगली। इट मीन्स अगर 3 मॉलिक्यूल हैं तो हम उसे ट्राई आयोडोथायरोनिन कहेंगे, और अगर 2 DIT मिलके यानी कि 4 थायरोथॉरक्सिन का आयोडिनेशन हुआ है तो हम उसे कहेंगे T4। जैसे ये सारी चीज़ें बन गई, अब क्या होगा, साइक्लिक AMP के थ्रू एक्टिवेशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 प्रोसेस चल रहा है, एक प्रोसेस यहाँ और एक प्रोसेस यहाँ। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, जो फर्स्ट प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है, प्रोटीन काइनेज A के थ्रू होता है, यानी कि साइक्लिक AMP का एक्टिवेशन होता है, जो अल्टीमेटली क्या करेगा, जो टारगेट प्रोटीन है उसको फॉस्फोराइलेट करेगा और सारे कास्केड को एक्टिव कर देगा, यानी कि जो भी थायराइड हार्मोन्स हैं उनके रिलीज़ के लिए एक्शन लेने लगेंगे वो लोग। और जो सेकेंड मेथड है वो है लाइसोसोम मीडिएटेड, यानी कि जो थायरोग्लोबुलिन है और ये जो ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है लाइसोसोम, वो दोनों क्या होंगे, मर्ज होंगे, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसे हम कहते हैं फेगोसोम। और फेगोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली क्या करते हैं, मेम्ब्रेन का रप्चर करेगा और T3 और T4 को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देंगे। और जो फर्स्ट वाला आप मेथड देखिए साइक्लिक AMP वाला, वो किसके थ्रू इनिशिएटेड था, वो TSH के थ्रू इनिशिएटेड था। यानी ये क्वेश्चन भी आता है कि जो साइक्लिक AMP है उसमें जो इनडायरेक्ट स्टिमुलस देता है वो कौन देता है, वो TSH देता है, यानी कि TSH एंटीरियर पिट्यूटरी उसको रिलीज़ करती है और फिर ये सिग्नल देती है कि TSH का एक्टिवेशन होना है। Now let's discuss some important facts about T4 and T3. These all pointers are very much important. So let's discuss. As it is seen that the rate of synthesis of T4 is highly greater than T3. मतलब कि T4 का जो सिंथेसिस रेट है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है T3 से। अगर T3 का एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो T4 के 10 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बट जो एक्चुअल एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन जिसे कहा जाता है वो होता है T3। इट मीन्स कि जितने भी T4 बने हुए होते हैं वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, T4 इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म दैट इज़ नोन एज T3। इसीलिए T4 का सिंथेसिस ज़्यादा होता है क्योंकि उसका बायोलॉजिकल कन्वर्जन होना है जिसे हम एक्टिवेशन भी कहते हैं। यानी कि T4 जो ज़्यादा अमाउंट में बना है वो लिवर, किडनी और अलग अलग टिश्यूज़ के थ्रू एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कहते हैं हम एक्टिवेशन। Now let's discuss the function of thyroid hormone. So basically the thyroid hormone increases the basal metabolic rate of the body so as to increase the oxygen consumption rate and consequently energy expenditure increases. And as the energy expenditure increases, a phenomenon known as calorigenic effect takes place in which the overall temperature of the body increases due to the increased consumption of oxygen, and hence it results in coordinated activity of all the other organs of the body. जब भी थायराइड ग्लैंड के फंक्शन की बात की जाती है तो मेनली कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो पर्टिकुलरली थायराइड हार्मोन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल TH यानी कि थायराइड हार्मोन जब भी नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं तो वो दोनों ही चीज़ों को ग्लाइकोजिनोलिसिस को भी प्रमोट करते हैं एंड ऑल्सो इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है? थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं उनका बहुत ही मेजर रोल होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। जैसा कि ग्लाइकोजिनोलिसिस हमने देखा, थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं उनका मेजर फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। यानी कि जो ग्लाइकोजिनोलिसिस है वो भी एनहांस होता है थायराइड हार्मोन्स के थ्रू और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी एनहांस होता है। इट मीन्स कि जो ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है, ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब अगर हम इस टर्म को स्प्लिट कर दे ग्लाइकोजन और लाइसिस, यानी कि जब भी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा फ्री ग्लूकोज में तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस। एंड इसका अपोजिट यानी कि अगर हम देखेंगे
कि किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है तो उसे हम पाएंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनका मेजर रोल ये होता है कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट जो सेल्स होती हैं, यानी कि जिन सेल्स में रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हमारे बॉडी में होते हैं जिनका मेनली फंक्शन होता है कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना। यानी कि ये क्या करते हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी कि सेल में जब ग्लूकोज जाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोजन फ्री ग्लूकोज सेल को मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। और वहीं जहाँ पे ग्लाइकोजन सेल में कहीं रिजर्व्ड है और हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को तो नहीं यूज़ कर सकती है, क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। हमारी बॉडी हमेशा ही फ्री चीज़ को सॉल्युबलाइज कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। तो जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस करवाते हैं। यानी कि वो क्या करवाएंगे, जहाँ पे भी ग्लाइकोजन होगा उसका ब्रेकडाउन प्रोसेस जो है उसको ट्रिगर करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे ताकि फ्री ग्लूकोज रिलीज हो और हमारी सेल्स उसे यूज़ कर पाए। अब इस पूरी ही चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कैलोरीजेनिक इफ़ेक्ट। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कैलोरीजेनिक इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब भी थायराइड हार्मोन अपना फंक्शन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करता है, मैं बार बार ये पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि जो थायराइड हार्मोन है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको इंक्रीज़ करने में। यानी कि अगर आप फूड लेते हैं तो फूड कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होगा ताकि आपकी सारी सेल्स उसे यूज़ कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली सारे सेल्स को एनर्जी चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए। तो जितनी जल्दी फूड का कन्वर्जन एनर्जी में होगा, एनर्जी मीन्स सॉल्युबलाइज फॉर्म में होगा, ग्लूकोज रिलीज़ होगा, जितनी जल्दी हमारे फूड जो भी हमने कंज्यूम किया है उतनी जल्दी सारी ही सेल्स का जो फंक्शन है वो स्टार्ट होगा। तो जो थायराइड हार्मोन है वो थ्रू ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ये फंक्शन परफॉर्म करता है। और इसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन का जो अपटेक होता है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ गया, एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। तो इस वजह से क्या होता है, बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। हमें पता है कैटालिसिस जब भी होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसीलिए बॉडी में टेम्परेचर रेज हो जाता है और उसी प्रोसेस को बोलते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट। और यही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, विच हार्मोन इज कॉमनली नोन एज कैलोरीजेनिक, यानी कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कैलोरीजेनिक इफेक्ट देता है। तो उसका आंसर होता है थायराइड हार्मोन। नाउ एक मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है थायराइड हार्मोन डिफिशियंसी से रिलेटेड। Although there are so many questions other than this keratinism, but this is the most common question I have observed in so many examinations. So I have included this in my today's lecture. केराटिनिज्म जो होता है वो पर्टिकुलरली किस वजह से होता है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अभी हमने जस्ट देखा फंक्शन की, तो थायराइड जो हार्मोन होता है वो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हमारे नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के पूरे ओवरऑल बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर आपका सही रहेगा तो आपके सारे बॉडी के फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होंगे। लिवर, मसल्स, उसके थ्रू कब हमारे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, कब हमारे बॉडी में ग्लूकोज फ्री ग्लूकोज का सिंथेसिस करना है, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड होंगी। तो बाकी सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में अदर दैन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो भी सही चलेगा। लेकिन जब हमारे थायराइड हार्मोन्स ही नहीं है बॉडी में जितना चाहिए, तो क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन जो होता है इन्फेंट्स में वो होता है इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज। यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो रिटार्ड होने लगता है, यानी कि नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है, नॉर्मल कोऑर्डिनेशन जो चाहिए रहता है वो नहीं होता है। एंड एज अ रिज़ल्ट जो बच्चों में ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। उनकी जो नॉर्मल ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है, वो स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है उनकी। उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से नहीं होता है। और ये जनरली क्यों होता है, थायराइड हार्मोन का जितना अमाउंट चाहिए उतना बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सो मेनी रीजंस। अब इसके जो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन जो है होता है वो T3 होता है। तो हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करें T3 हार्मोन को
ताकि जो नेचुरली बॉडी में नहीं बन पा रहा है उसका कॉम्पनसेशन हम आर्टिफिशियली बॉडी में अगर हम इंसर्ट करवाएं तो वो थायराइड हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो हो सकता है। तो केराटिनिज्म ऐसा एक डिजीज़ है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है इन्फेंट्स में, यानी कि जो नॉर्मल एक्सॉन्स होते हैं ब्रेन में हमारे, उसका जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। और एक्सॉन ही हमारे प्रॉपर नहीं होंगे तो हमें पता है स्टिमुलेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा स्टिमुलस रन होता है वो एक्सॉन्स के थ्रू होता है। एक्सॉन्स के जो माइलिन शीट होते हैं वो ही डिफेक्टिव होते हैं केराटिनिज्म में। सो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। So the very first question is, which form of thyroid hormone has greater activity at target cell? हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन में ही देखा था कि जो T3 होता है वो 4 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होता है T4 से। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? T3। Now next question is, which of the following amino acid is the precursor for the synthesis of thyroid hormones? अभी जस्ट हमने देखा कि थायराइड हार्मोन जो है वो किससे सिंथेसाइज होता है, वो प्रोसेस कहाँ से ट्रिगर होता है? टायरोसिन के आयोडीनेशन से। यानी कि टायरोसिन रेसिड्यू जो है वो हमारे ब्लड में जब आयोडीन एक्सपोर्ट होके आता है ब्लड स्ट्रीम से सेल के अंदर, तब क्या होता है? टायरोसिन यानी थायरोग्लोबुलिन के अंदर जब आयोडीन इंसर्ट होता है वो जाके टायरोसिन से बाइंड होता है, तब ये सारा प्रोसेस जो है थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस का वो स्टार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टायरोसिन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज द प्रिकर्सर फॉर द थायराइड हार्मोन एंड ऑल्सो अ मार्कर ऑफ थायराइडल कैंसर? अभी जस्ट मैंने टायरोसिन वाले आंसर में ये डिस्कस किया कि स्टार्ट कहाँ से होता है? थायरोग्लोबुलिन से शुरू होता है। यानी थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन रेसिड्यूज जो हैं वो ही आयोडीनेट होते हैं और पूरा कैस्केड शुरू होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, थायरोग्लोबुलिन। Next question is, in addition to inhibiting thyroid hormone synthesis, which of the following chemical drug also reduces the uptake of iodine into the thyroid cell? जो कार्बीमेजोल होता है वो इनहिबिट करता है थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को। कार्बेमेजोल जो होता है वो ही दिया जाता है उन पेशेंट्स को जिनमें जो थायराइड ग्लैंड होता है वो ओवर एक्टिव होता है। यानी जो हाइपरथायरॉयडिज्म जो कंडीशन होती है इसमें हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज होते हैं, थायराइड हार्मोन्स, उनके इनहिबिशन के लिए कार्बेमेजोल दिया जाता है। इसका फंक्शन मेनली ये रहता है कि ये जो सेल्स आयोडीन लेती हैं ब्लड स्ट्रीम से, मैंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट होकर आती हैं आयोडीन थायरोग्लोबुलिन में, कार्बेमेजोल जो होता है वो उसी को ही इनहिबिट करता है। यानी कि जब तक हमारे थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन रेसिड्यू आयोडीनेट ही नहीं हुए, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इन पेरिफेरल टिश्यूज T4 इज कन्वर्टेड टू T3 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम? सो बेसिकली जो T4 से T3 का कन्वर्जन होता है, यानी कि T4 हमारी बॉडी में ज़्यादा सिंथेसाइज होता है, लेकिन जो एक्टिव या पोटेंट फॉर्म ऑफ जो थायराइड हार्मोन है वो T3 है। तो उसके कन्वर्जन के लिए 5 आयोडीनेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं। I will be happy to solve all of your queries and stay tuned, like, share and subscribe.